तो बेसिकली माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर जो कि लगभग आगे का एक चैप्टर है, ठीक है, जो थ्योरेटिकल चैप्टर है जिसके अंदर मुश्किल बातें काफी कम है पेपर के अंदर, जिसका क्वेश्चन आना कंफर्म है, लगभग लगभग 6 नंबर का क्वेश्चन आता है और ज्यादातर 6 नंबर का ही क्वेश्चन आता है। तो जरूर देख लें उस पर्टिकुलर चैप्टर को, क्या फॉर्म्स ऑफ मार्केट। हालांकि चैप्टर का नाम तो है बेसिकली फॉर्म्स ऑफ मार्केट, जिससे कि ऐसा लगता है कि इसके अंदर हम कुछ मार्केट के अलग अलग टाइप पढ़ते हैं, अलग अलग हिस्से पढ़ते हैं, बट टेक्निकली ये रियलिटी है नहीं। इतनी ज्यादा क्या बातें चल रही हैं तो जरा सुन लेते हैं। तो देखिए अपेरेंटली मार्केट जो है, यानी कि चाहे वो किसी भी प्रोडक्ट की मार्केट हो, चेयर्स की, किसी भी ब्रांडेड प्रोडक्ट की या वट, तो वो दो हिस्सों के अंदर बटी रहती है। एक होती है परफेक्ट कंपटीशन फॉर्म ऑफ मार्केट, परफेक्ट कंपटीशन फॉर्म ऑफ मार्केट, जिसका इनिशियली मतलब होता है एक ऐसी फॉर्म ऑफ मार्केट जहां पर प्राइस लगभग लगभग कांस्टेंट रहने वाला है। क्या होती है परफेक्ट कंपटीशन फॉर्म ऑफ मार्केट, अभी और भी डिटेल में बात करेंगे हम। तो बेसिकली परफेक्ट कंपटीशन फॉर्म ऑफ मार्केट जहां पर प्राइस आमतौर पर बदलेगा नहीं, और जबकि कुछ एक दूसरी फॉर्म ऑफ मार्केट होती हैं जो इम्परफेक्ट कंपटीशन के अंदर फॉल करती हैं, जहां पर प्राइस आपका फ्लक्चुएट हो सकता है। अगर एग्जाम्पल के लिए नाम बोलूं कौन कौन सी हुआ करती थी जो आपके सिलेबस से आउट कर दी, लेकिन इनका नाम तो आपको याद होना चाहिए। मोनोपोली मार्केट, मोनोपोलिस्टिक मार्केट। तो मोनोपोली मार्केट, मोनोपोलिस्टिक मार्केट, इसके अलावा ओलिगोपोली मार्केट। तो बेसिकली ये सारी की सारी फॉर्म्स ऑफ मार्केट हुआ करती थी आपके पहले सिलेबस के अंदर, सारी की सारी, लेकिन वक्त के साथ में ये तीनों ही फॉर्म ऑफ मार्केट आपके सिलेबस से डिलीट कर दी सीबीएसई ने। खाली एक फॉर्म ऑफ मार्केट, परफेक्ट कंपटीशन फॉर्म ऑफ मार्केट, जहां प्राइस कांस्टेंट रहता है, सिर्फ यही फॉर्म ऑफ मार्केट आपको पढ़नी होती है। और मेजरली इस चैप्टर के अंदर पढ़ना क्या है, तो परफेक्ट कंपटीशन फॉर्म ऑफ मार्केट के कुछ फीचर्स पढ़ने हैं। एग्जाम में आमतौर पर कभी भी इस तरह का क्वेश्चन नहीं आएगा 6 नंबर के अंदर कि बताओ व्हाट आर द वेरियस फीचर्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन फॉर्म ऑफ मार्केट, ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा। आपको वन बाय वन करके, एक एक करके फीचर्स पढ़ने होते हैं, और कोई भी एक इंडिविजुअल फीचर्स आपसे एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाएगा, तो आपको उन फीचर्स के ऊपर ही अच्छे से ध्यान देना होता है। ये मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक, ओलिगोपोली, वो सिर्फ और सिर्फ इनका नाम याद रखना है कि ठीक है ये भी कुछ तो होते हैं जो इम्परफेक्ट का हिस्सा बनते हैं, बट इनके बारे में फर्दर और कुछ भी नहीं पढ़ना। अब परफेक्ट कंपटीशन फॉर्म ऑफ मार्केट होती क्या है, सबसे पहले इसका छोटा सा बैकग्राउंड लेते हैं, देन उसके बाद में इसके वन बाय वन एक एक करके फीचर खत्म करेंगे, तो इसके साथ में चैप्टर का 98% कंटेंट सारा खत्म हो जाएगा। तो परफेक्ट कंपटीशन फॉर्म ऑफ मार्केट बेसिकली ऐसी मार्केट, एग्जांपल के लिए जैसे कि वेजिटेबल मार्केट मोस्ट फेमसली, जहां बायर्स भी बहुत सारे हैं, ऑब्वियसली खरीदने वाले भी बहुत सारे हैं, सेलर्स भी बहुत सारे हैं, और आमतौर पर जो सेलर्स होते हैं, एक इंडिविजुअल सेलर की पावर जो की होती है वो बहुत ज्यादा नहीं होती। जैसे हम लोग जानते हैं कि मार्केट के अंदर जो कमोडिटीज की प्राइसिंग है उसको इंपैक्ट कौन करता है, ऑब्वियसली कंज्यूमर्स और सेलर्स, दोनों के दोनों। कंज्यूमर्स मार्केट के अंदर डिमांड क्रिएट करते हैं और सेलर्स मार्केट के अंदर सप्लाई क्रिएट करते हैं। बट ये जो परफेक्ट कंपटीशन फॉर्म ऑफ मार्केट, जिसमें एग्जाम्पल के लिए मोस्ट फेमसली, वैसे कुछ और भी एग्जाम्पल बनते हैं, बट मोस्ट फेमसली वेजिटेबल मार्केट हम उठा सकते हैं, सब्जी मंडी हम उठा सकते हैं, जहां पर बेचने वाले बहुत सारे लोग हैं और खरीदने वाले भी बहुत सारे हैं। लेकिन क्या दाम इंडिविजुअली कोई एक सब्जी वाला तय करेगा? तो ऑब्वियसली नहीं। दाम कौन तय करेगा? सब्जी मंडी, यानी कि एंटायर पूरी की पूरी मार्केट, मंडी के अंदर दाम तय हो जाता है और वही दाम एंटायर पूरी की पूरी मार्केट के अंदर चलता है। क्योंकि यहां पर एक इंडिविजुअल सेलर की पावर या एक इंडिविजुअल बायर की पावर बहुत ज्यादा नहीं है, ये भी एक कारण बन जाता है कि यहां पर प्राइस हमेशा लगभग कांस्टेंट सा रहता है। अब कांस्टेंट का मतलब क्या हुआ? कांस्टेंट का मतलब ये नहीं कि कभी भी नहीं बदलेगा। कांस्टेंट का मतलब है कि अगर सपोज करो आमतौर पर भाई मार्केट में जाते हैं हम, टमाटर खरीदने के लिए जाते हैं, अगर कहीं पर 50 का रेट चल रहा है यहाँ रीजनली एरिया के अंदर, तो लगभग सभी शॉप्स पे आपको 50 का ही रेट मिलता है। अगर मार्केट में टमाटर की कमी पड़ रही है जिसकी वजह से टमाटर के दाम किसी एक दुकान पर बहुत ज्यादा हैं, तो वो किसी एक दुकान पे नहीं होंगे, वो लगभग सभी दुकानों पे होंगे। तो ये जो बात चल रही है कि भाई प्राइस कांस्टेंट रहेगा, तो ये बात चल रही है कि शॉर्ट रन के अंदर प्राइस लगभग लगभग सभी सेलर्स के पास आपको एक जैसा मिलने वाला है। इसके अलावा आमतौर पर अगर वेजिटेबल मार्केट को हटा दूं, हल्की फुल्की सी इन फॉर्म ऑफ मार्केट की बात करूं, जैसे कि ब्रांडेड प्रोडक्ट के केस में चेयर बनाने वाले लोग हैं, फर्नीचर बनाने वाले लोग हैं, मोबाइल फोन बनाने वाले लोग हैं, या कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम में डील करने वाले लोग हैं, तो वो अक्सर अपनी कमोडिटीज का हाइयर प्राइस, इवन बहुत हाइयर प्राइस भी चार्ज करते हैं। क्या बोल के? कि हमारा प्रोडक्ट बहुत बेहतर है, हमारा प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, इसकी जो शेप, साइज, क्वालिटी है, कलर है, वो बिल्कुल यूनिक है, काफी बेहतर क्वालिटीज हैं इसके अंदर, तो जिसके चलते वो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन का मतलब कि अपने प्रोडक्ट को कंपटीटर के मुकाबले थोड़ा और बेहतर बता देना, थोड़ा अलग बता देना, और काफी ज्यादा हाई प्राइस चार्ज कर लेना।
अब ये परफेक्ट कंपटीशन फॉर्म ऑफ मार्केट के अंदर क्या कभी भी सेलर ये काम कर पाएंगे? तो जवाब है ना भाई, ज्यादा से ज्यादा जो अगर कोई भी वेजिटेबल हम उठाएंगे, टमाटर उठाएं, आलू उठाएं, तो उनकी क्वालिटी में हल्का फुल्का अंतर रहता है, बट कोई भी ये नहीं बोल सकता कि मार्केट में तो बिक रहा है 50 रुपए किलो टमाटर, बट मैं तो बेचूंगा 500 रुपए किलो। क्यों? बहुत बढ़िया टमाटर है, शानदार है, एकदम गजब है, बहुत ही बेहतरीन है ना आप उसका शेप बदल सकते हो, ना साइज बदल सकते हो, ना बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव उसे बना सकते हो, जैसा है वैसा ही तो रहेगा। तो बेसिकली यहां पर जो प्रोडक्ट है उसमें डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते हैं हम लोग, बट फिर भी वो नहीं बिकेगा ना 500 तो। ठीक है। और ऑब्वियसली यहां पर हम एक्सेप्शनल एग्जाम्पल्स को हटा देंगे। एक्सेप्शनल एग्जाम्पल मतलब कि भाई ऑर्गेनिक टमाटर्स भी तो होते हैं, ऑर्गेनिक बेसिकली फसलें भी तो होती हैं, तो उनके तो दाम बेसिकली कंपेरेटिवली काफ़ी ज़्यादा रहते हैं, 1000 रुपए किलो, 1200, 1500, 2000 रुपए किलो तक भी रेट रहते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर उन एक्सेप्शनल एग्जाम्पल्स को हटा रहे हैं हम लोग। वो तो टेक्निकली ऑब्वियसली बात है, जितने बड़े लोग हैं, ठीक है जी, सेलिब्रिटीज हैं, क्रिकेटर्स हैं, ये आम जैसे हम लोग चीज़ें खाते हैं, कंज्यूम करते हैं, वो तो ये नहीं करते। जैसा उम्मीद करूंगा कि पता ही होगा, फेमस हैं वो लोग, बेसिकली अपने पीआर के लिए इस तरह की चीजें जानबूझ के करते हैं कि विराट कोहली एक जो पानी पीता है वो, है ना, वो काफी ज्यादा महंगा होता है। खैर, खैर खैर, तो वो तो टेक्निकली सेपरेट प्रोडक्ट बन जाता है, वो एक मेरा ओरिजिनल प्रोडक्ट से डिफर हो जाता है, तो वो वाले एक्सेप्शनल एग्जांपल नहीं देखते। तो देखिए परफेक्ट कंपटीशन फॉर्म ऑफ मार्केट के अंदर मेनली वेजिटेबल मार्केट आएगी, प्राइस लगभग लगभग एक जैसा रहेगा, जैसा कि कहा था एक एक करके सारे के सारे फीचर्स देखने हैं आपको। आओ फीचर्स देखना शुरू करें। तो सबसे पहला फीचर्स क्या है, जो कि काफी ज्यादा आसान है, और मैंने कहा था कि एग्जाम में स्पेसिफिकली कोई भी फीचर आएगा, जैसे कि कई बार आ जाता है कि एक्सप्लेन द फीचर वेरी लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, और साथ में आपको उसकी इंप्लीकेशन भी बतानी होती है। इंप्लीकेशन मतलब कि इसका मार्केट पर प्रभाव क्या पड़ेगा, इंपैक्ट क्या पड़ेगा। आपको काफी हद तक इसकी लैंग्वेज याद करनी होती है, लिखने का तरीका याद करना पड़ता है। जरा देखें, सब कुछ परफेक्ट कंपटीशन का ही रहेगा, क्योंकि दूसरा वाला इम्परफेक्ट तो सिलेबस से आउट है हमारा। ठीक है जी, तो सब कुछ इम्परफेक्ट का ही रहेगा। तो वेरी लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर, बायर और सेलर नंबर में बहुत सारे होते हैं, कोई एक आधा सेलर नहीं है, कोई एक आधा बायर नहीं है। क्या होता है वैसे आमतौर पर, अगर सेलर किसी इंडस्ट्री में, इस इंडस्ट्री में तो बहुत सारे हैं, लेकिन अगर किसी इंडस्ट्री में सेलर यानी बेचने वाला अगर कोई एक ही हो या कम लोग हों, तो उससे मेरी मार्केट पर क्या इंपैक्ट पड़ते हैं बताएं। अगर किसी भी इंडस्ट्री के अंदर जो सेलर हैं वो बहुत कम होंगे, तो ऐसे में क्या फर्क पड़ेगा मार्केट के ऊपर? क्या वो कई बार अपनी मनमानियां भी करेगा या नहीं, क्योंकि वो अकेला सेलर है या चुनिंदा है, वो अपने हिसाब से ही प्राइसिंग डिसाइड करता होगा जो उसे ठीक लगता होगा। और कई बार क्या ऐसी भी कोई मार्केट हो सकती है जहां पर बायर बहुत ज्यादा कम हो, यानी बायर इतने नहीं है, यानी वो कॉमोडिटी इस तरह की है जो हर कोई यूज नहीं कर सकता, तो कई बार ऐसा भी हो सकता है। तो देखिए अगर कहीं पर भी कम हो जाते हैं सेलर, तो उसकी पावर बढ़ जाती है, उसकी मनमानी चलने लगती है, और अगर कहीं पर भी बायर कम हो जाते हैं तो उसकी मनमानी चलने लगती है, उसकी पावर बढ़ जाती है। बट यहां पर तो क्या हिसाब किताब है, बायर भी बहुत सारे हैं, सेलर भी बहुत सारे हैं, जिसकी वजह से एक इंडिविजुअल बायर की पावर ना के बराबर रहती है। हम तुरंत कह देते हैं कि तुम नहीं खरीदोगे तो कोई और आ जाएगा, क्या दिक्कत की बात है। ये वाली चीजें हैं। तो बेसिकली परफेक्ट कंपटीशन फॉर्म ऑफ मार्केट ये डोमिनेट होती है। डोमिनेट मतलब इसका एक मेन फीचर है क्या, वेरी लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर, और जिसका मतलब क्या हुआ, विच मींस दैट कि देयर इज नो सच बायर और सेलर, ऐसा कोई एक इंडिविजुअल बायर और सेलर नहीं है जो कि मार्केट में पूरी मार्केट डिमांड यानी परचेज को इंपैक्ट कर सके। तो हुज परचेज और सेल इज सो लार्ज, एक इंडिविजुअल बायर और सेलर की इतनी लार्ज क्वांटिटी में डिमांड या सप्लाई नहीं हो सकती कि वो टोटल सेल और टोटल परचेज को, यानी टोटल डिमांड और टोटल सप्लाई को बहुत ज्यादा इंपैक्ट कर सके। ये आखिरी की लाइन बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है हमारे लिए याद करना। क्या, तो इससे हम कंक्लूड करते हैं कि ईच बायर और सेलर, हर एक जो बायर और सेलर होगा उसका सिर्फ फ्रैक्शनल शेयर ही होगा। अब ऑब्वियस सी बात है कि आज आज अगर तय कर लें, हम क्या तय कर लें कि आज से आलू नहीं खाएंगे, टमाटर नहीं खाएंगे, इस तरह की वेजिटेबल्स नहीं खाएंगे, तो क्या इनकी डिमांड खाली एक इंसान के कम कर देने से क्या बहुत ज्यादा मार्केट में कि हाँ भैया एक इंसान ने डिमांड कम कर दी है तो क्या उसके दामों में कोई भी इंपैक्ट पड़ने वाला है? तो जवाब है ना, एक एक पर्सन की तो जो डिमांड का कंट्रीब्यूशन टोटल डिमांड में होगा वो फ्रैक्शनल भर होगा, 0.000 सम परसेंटेज लगभग लगभग। तो हाँ, उन्हें फर्क नहीं पड़ेगा। तो ईच बायर एंड सेलर हैज ओनली ए फ्रैक्शनल शेयर इन अ मार्केट डिमांड एंड मार्केट सप्लाई। तो एक बायर और सेलर का तो फ्रैक्शनल शेयर ही रह जाता है, हमारा ध्यान रखिएगा। इंप्लीकेशन क्या पड़ेंगी? इंप्लीकेशन वही पड़ेंगी कि अब उसकी पावर कम हो जाती है तो प्राइस को इंपैक्ट नहीं कर पाएगा। तो द नंबर ऑफ सेलर इज सो लार्ज, नंबर ऑफ सेलर इतने ज्यादा हैं जिसकी वजह से शेयर ऑफ ईच मतलब एक सेलर का जो पोर्शन होगा वो इनसिग्निफिकेंट होगा। इनसिग्निफिकेंट मतलब एक वर्ड होता है सिग्निफिकेंट,
बहुत जरूरी, बहुत इंपॉर्टेंट। और इनसिग्निफिकेंट मतलब मामूली, ना के बराबर जरूरी, बहुत गैर जरूरी। ठीक है जी। तो मतलब एक इंडिविजुअल सेलर का जो शेयर होगा वो तो मामूली सा होगा, थोड़ा बहुत होगा टोटल सप्लाई में। हेंस इंडिविजुअल सेलर कैन नॉट इन्फ्लुएंस द मार्केट प्राइस। ठीक है जी, वो मार्केट को इंपैक्ट नहीं कर पाएगा। और अगली सेम बात हम लिख देंगे अपने किसके, कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि एक सिंगल कंज्यूमर का शेयर टोटल परचेज में इनसिग्निफिकेंट रहने वाला है, मामूली रहने वाला है, जिसकी वजह से वो लार्ज नंबर ऑफ होने की वजह से वो इन्फ्लुएंस नहीं कर पाएगा मार्केट प्राइस को। तो पहला पॉइंट सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से लिख दिया, दूसरा पॉइंट बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से लिख दिया। और फाइनल बात क्या कंक्लूड कर देंगे, तो हेंस प्रूव्ड कि मार्केट के अंदर जो दाम तय होगा, कौन तय करेगा, मार्केट तय करेगी। मार्केट यानी सब्जी मंडी तय करेगी, मार्केट में जो दाम तय होगा वही पूरी की पूरी इंडस्ट्री के अंदर चलेगा, हर बायर को, हर सेलर को वही चलाना पड़ेगा। तो प्राइस इज डिटरमाइंड, प्राइस किसके द्वारा तय किया जाता है, मार्केट की फोर्सेस के द्वारा। मार्केट की फोर्सेस कौन सी होती हैं, मार्केट की फोर्सेस मतलब मार्केट के अंदर टोटल मार्केट डिमांड कितनी है और मार्केट के अंदर टोटल सप्लाई कितनी आ रही है। जैसे सपोज करो कोई नेचुरल डिजास्टर आ गई जिसकी वजह से बहुत ज्यादा फसलों का नुकसान हो गया, तो यहां एक आधे सेलर की नहीं बल्कि बहुत सारे सेलर लोगों की, बहुत सारे फार्मर्स की फसलें बर्बाद हो जाएंगी, टोटल सप्लाई बहुत ज्यादा कम हो जाएगी। सप्लाई के कम होने से क्या होता है, दाम। तो खैर सप्लाई के कम हो जाने से दाम बढ़ जाएंगे। और अगर जैसे कई बार होता है ना, जैसे आमतौर पे नवरात्रे आते हैं, कोई फेस्टिवल आता है, लोग फास्टिंग करते हैं, तो आमतौर पर जो फ्रूट्स होते हैं, स्पेशली फ्रूट्स, वेजिटेबल पे इतना फर्क नहीं पड़ता, तो फ्रूट्स की डिमांड कंपेरेटिवली बढ़ चुकी होती है, तो फ्रूट्स की डिमांड बढ़ जाने से उसके दाम भी बढ़ जाते हैं। हाँ, प्याज के सस्ते हो जाते हैं। और क्यों हो जाते हैं, क्योंकि नवरात्रों के दौरान बहुत लोग होते हैं, ज्यादातर लोग होते हैं प्याज कंज्यूम नहीं करते, तो बेसिकली उसकी डिमांड कम, तो उसके दाम भी कम। तो कुल मिला के प्राइस कौन डिटरमाइन करता है, मार्केट की फोर्सेस डिसाइड करती हैं, यानी डिमांड एंड सप्लाई डिसाइड करती हैं। एक 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 इंडिविजुअल बायर और एक इंडिविजुअल सेलर नो नो मतलब नहीं डिसाइड कर पाएगा, नहीं कंट्रोल कर पाएगा मार्केट के दाम को। हर एक बायर और सेलर को हैज टू एक्सेप्ट। ये हैज टू एक्सेप्ट वर्ड की हिंदी क्या होती है, हाँ करना पड़ेगा। हैज टू वर्ड का मतलब हो गया मजबूरी की, उसे करना पड़ेगा। तो हर एक बायर और सेलर को करना पड़ेगा मजबूरी के तहत, मार्केट के द्वारा जो प्राइस तय हुआ है वही बेसिकली उसे अपनाना पड़ेगा। तो बताओ जी, पहला पॉइंट डन। ठीक है जी। दूसरा पॉइंट किसके बारे में रहने वाला है, वो रहेगा प्रोडक्ट के बारे में। प्रोडक्ट कैसे जैसे होते हैं, मैंने कहा था कि कोई दूसरी इंडस्ट्री में तो हम प्रोडक्ट का रंग रूप बदलकर, शेप साइज बदलकर उसको थोड़ा अलग बना सकते हैं, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन कर सकते हैं और अलग प्राइस भी चार्ज कर सकते हैं। लेकिन यहां पर तो जो प्रोडक्ट हैं वो होमोजीनियस रहेंगे। होमोजीनियस वर्ड का मतलब क्या होता है, सिमिलर। देखो सेम तो नहीं कहेंगे, सिमिलर कहेंगे, एक जैसे से रहते हैं लगभग लगभग, क्वालिटी वाइज थोड़ा बहुत तो अंतर आता ही है वेजिटेबल्स के अंदर, लेकिन सिमिलर रहते हैं, एक जैसे से ही रहते हैं। तो इस बात का मतलब क्या हुआ, इट मींस प्रोडक्ट जो कि लगभग लगभग आइडेंटिकल होंगे, सिमिलर होंगे इन किस में, क्वालिटी में, साइज में, शेप में, कलर में। ठीक है जी, ऐसे करके ईच फॉर्म प्रोड्यूसेस। क्या कलर भी मैटर करता है प्रोडक्ट की दुनिया के अंदर, तो उम्मीद करता हूं भाई समझते हैं हम लोग। जैसे मोबाइल फोन की दुनिया में चलूं, परफेक्ट कंपटीशन को हटा दूं, तो कलर काफी ज्यादा मैटर करता है। कुछ एक फैंसी कलर होते हैं थोड़े, है ना, मतलब कलर के हिसाब से भी प्राइसिंग पर काफी इंपैक्ट पड़ जाता है। आपको कैसा फिनिश चाहिए, उसमें कैसा टच चाहिए, कैसा कर्ड चाहिए, तो ठीक है कर्ड। हाँ तो मतलब ठीक है ना, मतलब आता तो है ना अंतर। ठीक है, इवन मतलब जो मोबाइल फोन कंपनीज होती हैं वो भी थोड़ा थोड़ा जो कि है शेप में ही बदलाव करके इवन अपने प्रोडक्ट को अलग बोल देती हैं, प्रो बोलती हैं, फिर प्रो प्लस बोलती हैं, कितना ही बदलाव करते हैं। बेसिकली कर्व के अंदर थोड़ा सा बदलाव कर देते हैं, कोई 3D कर्व रहेगा, कोई क्वाड कर्व कर देंगे, तो बेसिकली बस इतने ही अंतर रहते हैं, है ना। तो बेसिकली उम्मीद करता हूं ये समझ में आ रहा है कि भाई क्वालिटी, शेप, साइज, कलर की क्या बातें चल रही हैं। और यहाँ होमोजीनियस प्रोडक्ट यानी कि ये तो लगभग लगभग एक जैसे ही रहने वाले हैं। अब क्योंकि हर एक फर्म जब 100% आइडेंटिकल यानी एक जैसे ही प्रोडक्ट मार्केट में बेच रही है, जब वो एक दूसरे के प्योर परफेक्ट लगभग लगभग सब्स्टिट्यूट है, यानी एक के बजाय दूसरा आप खरीद सकते हो, ऐसा नहीं है दूसरी दुकान पे जाओगे तो घटिया प्रोडक्ट मिलेगा, नहीं, किसी भी दुकान पे जाओ एक जैसी टमाटर मिलने वाले हैं, तो ठीक है ना, कोई भी हायर प्राइस चार्ज कर नहीं पाएगा। तो किसी भी बायर के पास में कोई रीजन नहीं है कि वो किसके प्रोडक्ट को खरीदे, किसी के भी प्रोडक्ट को खरीद ले। ठीक है जी, हमारे रास्ते में जो भी मिल रहा है कहीं भी खरीद लेंगे हम लोग, बस बात खत्म। इंप्लीकेशन क्या पड़ेगी, प्रभाव क्या पड़ेगा इसका मार्केट के ऊपर, तो बायर ट्रीट करता है हर प्रोडक्ट को आइडेंटिकल, की सबके एक जैसे ही तो हैं।
जैसे अगर परफेक्ट कंपटीशन को छोड़ के मोबाइल फोन की दुनिया में बात करें तो वहां तो ऐसा नहीं होता, वहां पर तो हम ब्रांड्स पे जाते हैं, शेप पे जाते हैं, साइज पे, कलर पे, क्वालिटी पे, सब पे जाते हैं। यहाँ पर तो ठीक है, सबके एक जैसे ही हैं, बायर सबको आइडेंटिकल ट्रीट करता है, देयरफॉर बायर्स आर विलिंग टू पे ओनली द सेम प्राइस। सेम प्राइस ही वो पे करना पड़ेगा, जो मार्केट में चल रहा होगा वही दाम वो पे करने के लिए तैयार होगा। अगर कोई बोलेगा भी कि नहीं हमारा तो बहुत बढ़िया है, ऐसा पूरी मार्केट में नहीं मिलेगा, हम भी बोल देंगे मिल जाएगा किसी दूसरी जगह पे, ठीक है जी, और वो भी सेम दाम में ही मिल जाएगा। तो इससे भी क्या इंप्लाई होता है कि कोई इंडिविजुअल फर्म, अब देखिए आमतौर पर फर्म, फर्म मतलब सेलर, सेलर क्या चाहता है, ज्यादा से ज्यादा दाम चार्ज करना या कम से कम? सेलर क्या चाहता है? हाँ सेलर, तो सेलर चाहता है ज्यादा से ज्यादा दाम चार्ज करना। लेकिन वही बात दूसरी इंडस्ट्रीज में तो वो कर लेते हैं, कई बार हैं यूनिक सी चेयर बना देंगे, तो कि हाँ भैया ये तो देखो ऐसी चेयर है, पूरी पूरी मार्केट के अंदर नहीं मिलेगा बेसिकली, तो ऐसी चेयर बना देंगे, ठीक है। लेकिन यहां पर तो ऑब्वियसली नहीं कर सकते कि हाँ ठीक है मेरा टमाटर खरीदो, बहुत बेहतरीन विटामिन हैं, ऐसे नहीं मिलेंगे कहीं भी, ठीक है। क्या कि या मतलब टमाटर को और खुद ही अंदर गाना चल जाएगा, आह टमाटर है। बड़ा मजेदार। तो देखो हर एक पर्टिकुलर जो फर्म होगी, जो सेलर होगा, वो चाहेगा तो हाईयर प्राइस चार्ज करना, लेकिन वो इस पोजीशन में नहीं है कि हाईयर प्राइस चार्ज कर सके। और इसकी वजह से भी पूरी की पूरी मार्केट के अंदर जो कि दाम है वो लगभग एक जैसा ही रहता है, क्योंकि प्रोडक्ट एक जैसे तो दाम भी एक जैसा। इसी के साथ में होमोजीनियस प्रोडक्ट की भी बात खत्म। अगला फीचर, अगला फीचर फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट। अब बहुत सी इंडस्ट्रीज ऐसी होती हैं जहां पर जो एंट्री एंड एग्जिट, एंट्री एंड एग्जिट का क्या मतलब हुआ कि अगर आपको बिजनेस में एंट्री लेनी है, बिजनेस शुरू करना है, एग्जिट का मतलब हुआ अगर आपको बिजनेस बंद करना है। तो बहुत सी इंडस्ट्रीज के अंदर एंट्री और एग्जिट के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगी होती है। रेस्ट्रिक्शन मतलब कंडीशन लगी होती है, बाधाएं लगी होती हैं। इसका क्या मतलब हो जरा सुन लेते हैं आराम से। जैसे कि अगर सपोज करो आप कोई कॉम्प्लिकेटेड सा बिजनेस करना चाहें, यानी केमिकल रिलेटेड बिजनेस करना चाहें या मेडिसिन का बिजनेस करना चाहें, तो गवर्नमेंट रेगुलेशंस बहुत ज्यादा है वहां पर। या इवन अगर आप कोई दूसरा बिजनेस करना चाहें, जैसे छोटा सा आसान सा सर्फ का ही बिजनेस करना चाहें, ठीक है जी, सर्फ इंडस्ट्री के अंदर उतरना चाहें, डिटर्जेंट पाउडर आप बनाना चाहते हैं, तो वहां पर पहले से इतने बड़े बड़े ब्रांड बनाए हुए हैं, तो अगर आप अपना बिजनेस डालोगे भी तो मोस्ट प्रोबेबली शुरुआत में तो चलेगा, जल्दी ही बंद हो जाएगा। बहुत ज्यादा हैवी कैपिटल की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है, आपको मार्केटिंग के ऊपर, ब्रांडिंग के ऊपर बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़ेगा। तो बेसिकली ज्यादातर सभी इंडस्ट्रीज के अंदर मार्केटिंग एक ऐसी टर्मिनोलॉजी है जो इस्तेमाल आपको करनी ही पड़ती है, जो अगर आप इस्तेमाल नहीं करोगे तो लॉन्ग टर्म में ग्रो नहीं कर पाओगे। लेकिन यहां अगर बात करें वेजिटेबल मार्केट के अंदर और इस तरह की इंडस्ट्रीज के अंदर, या किसी भी फार्मर को या इस तरह के सेलर्स को आपने कभी भी मार्केटिंग करते हुए देखा है कि हाँ भैया मेरे टमाटर खरीदो, हमारे से वेजिटेबल्स खरीदो, बहुत बेहतरीन है? तो इतनी ज्यादा मार्केटिंग नहीं है। हालांकि रिसेंट में कुछ हद तक तो आ गया है, जैसे कि इस तरह की चीजों में भी मार्केटिंग आने लगी है। ब्लिंकिट कहता है कि हमसे खरीदो तो फ्रेश मिलेंगे, जेप्टो कहता है हमसे खरीदो तो और ज्यादा फ्रेश मिलेंगे। तो खैर कुल मिला के थोड़ा बहुत तो आ चुका है, बट हाँ जहां वेजिटेबल मार्केट की बात आती है तो इतनी ज्यादा मार्केटिंग नहीं है। यानी अगर हमें इस इंडस्ट्री के अंदर बिजनेस करना है तो एंट्री पर ना तो कोई सरकार की इतनी ज्यादा रेगुलेशंस हैं और ना ही कोई ऐसा है कि हैवी कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, तो बाधाएं कम है। और क्योंकि बाधाएं कम है, आप आसानी से बिजनेस शुरू कर सकते हो, तो बंद भी जब चाहे अगर करना है तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यानी एंट्री और एग्जिट, यानी बिजनेस शुरू करने में भी फ्रीडम, और अगर बंद करना चाहो तो उसमें भी फ्रीडम, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो एवरी सेलर, सेलर की बात कर रहे हैं यहां पर इस पर्टिकुलर पॉइंट में, बायर की कोई बात नहीं है इस पर्टिकुलर पॉइंट में, सेलर की बात कर रहे हैं। सेलर को पूरी पूरी स्वतंत्रता है, फ्रीडम है कि वो जब चाहे इंडस्ट्री ज्वाइन कर सकता है, जब चाहे एग्जिट कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। देयर आर नो आर्टिफिशियल और नेचुरल बैरियर। आर्टिफिशियल का मतलब जो बनाए गए हैं, जो सरकार बनाती है, यानी गवर्नमेंटल रेगुलेशन। नेचुरल बैरियर मतलब जो आमतौर पर हो सकता है कि हैवी कैपिटल रिक्वायरमेंट हो, कि पैसा आपको बहुत लगाना पड़ेगा तब जाके आप बिजनेस करोगे। तो देयर आर नो आर्टिफिशियल बैरियर और नेचुरल बैरियर फॉर द न्यू फॉर्म। और इससे इंश्योर हो जाता है, जरा इस बात को कान खोल के सुन लीजिएगा, इससे इंश्योर हो जाता है कि एबनॉर्मल प्रॉफिट और एबनॉर्मल लॉसेस लॉन्ग रन में एब्सेंट रहेंगे। ऐसे करके बातें, ये इंप्लीकेशन भी इस पर्टिकुलर पॉइंट के अंदर जरा पढ़ लें, जहां आमतौर पर जो एक्स्ट्रा नॉर्मल प्रॉफिट रहेंगे, एक्स्ट्रा नॉर्मल प्रॉफिट मतलब एबनॉर्मल प्रॉफिट, एबनॉर्मल मतलब कोई बड़ी अमाउंट के, ह्यूज अमाउंट के प्रॉफिट जो शुरुआत में आपको हो रहे होंगे, लेकिन बेसिकली आपकी इंडस्ट्री अट्रैक्टिव हुई होगी, जिसकी वजह से नई नई फर्म्स ने भी आपकी इंडस्ट्री को ज्वाइन किया होगा, और वक्त के साथ में कंपटीशन बढ़ेगा, तो आपका ये जो एबनॉर्मल प्रॉफिट आप अकेले एंजॉय कर रहे थे, ये वाइप आउट हो जाते हैं। तो सबसे ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट इंप्लीकेशन है, ये ध्यान रखिएगा। और दूसरी बात आती है एक्स्ट्रा नॉर्मल लॉसेस की, कि कभी भी अगर आपकी इंडस्ट्री के अंदर किसी भी तरह के एबनॉर्मल लॉसेस हो रहे हैं, एबनॉर्मल लॉसेस का मतलब ह्यूज अमाउंट के
ह्यूज अमाउंट के लॉस हो रहे हैं, ह्यूज अमाउंट के लॉस हो रहे हैं, यानी आपकी इंडस्ट्री के अंदर या तो सरकार ने कोई बड़ी सी रेगुलेशन डाल दी है जिसकी वजह से सभी के सभी उस इंडस्ट्री को छोड़ के निकल रहे हैं क्योंकि नुकसान होते जा रहे हैं। तो बेसिकली शुरुआत में तो आपको नुकसान होंगे, लेकिन वक्त के साथ में अगर हम डटे रहे, बिजनेस करते रहे तो फायदा भी होगा। कैसे? अगर जैसे ही किसी भी फॉर्म के, किसी भी इंडस्ट्री के अंदर एबनॉर्मल लॉसेस होते हैं तो बाकी की जो कंपनीज होती हैं वो क्विट करना शुरू कर देती हैं, और इनके क्विट करने से होता क्या है, मार्केट सप्लाई कम हो जाती है, और मार्केट सप्लाई करने से क्या होता है, प्राइस बढ़ जाता है, और प्राइस का बढ़ना एक सेलर के लिए काफी ज्यादा अच्छा है। तो शुरुआत में जो आपको लॉस हो रहे थे वो आगे चलकर वो भी वाइप आउट हो जाते हैं। यानी मेन मुद्दे की बात कि लॉन्ग रन में, लंबे वक्त में, एक दिन में नहीं होती ये चीजें, लगभग 3 महीने, 5 महीने, एक साल के अंदर तब होती हैं। अगर आपकी इंडस्ट्री के अंदर कोई फायदा हुआ है तो जल्दी वो फायदा भी गायब हो जाएगा क्योंकि नई नई कंपनीज आएंगी और वो आपका कंपटीशन बढ़ाएंगी। और अगर नुकसान हो रहा है तो भी अगर हम डटे रहेंगे, बिजनेस करते रहेंगे, तो कुछ कंपनी चली जाएंगी, आपका कंपटीशन कम होगा, आप मोनोपोली क्रिएट कर सकते हो, कुछ हद तक मार्केट के अंदर उन चीजों का फायदा उठा सकते हो। तो लॉन्ग रन के अंदर तो एबनॉर्मल प्रॉफिट भी एब्सेंट हो जाते हैं और लॉन्ग रन के अंदर एबनॉर्मल लॉसेस भी एब्सेंट हो जाते हैं। लॉन्ग रन थोड़ा लंबा समय। देन इसके बाद में इससे अगला फीचर जो कि है परफेक्ट नॉलेज अमॉन्ग बायर्स एंड सेलर। ये इतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड इंडस्ट्री नहीं होती कि जिसके बारे में जानकारियां ना हो बायर्स और सेलर को। जैसे आमतौर पर मोबाइल फोन्स के अंदर कोई कंपनी अगर आपसे लाख रुपए भी चार्ज कर रही है, टेक्निकली आप लोगों को नहीं पता होता है वो लाख रुपए क्यों चार्ज कर रही है। उस मोबाइल फोन को बनाने के लिए उन्होंने क्या क्या इनपुट इस्तेमाल किए हैं, क्या क्या रॉ मटेरियल इस्तेमाल किया है, वो क्यों चार्ज कर रही है 1 लाख रुपए, आप सिर्फ अंदाजा लगा सकते हो। इवन उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का आपको अंदाजा तक नहीं होता। कोई कोल्ड ड्रिंक बनाने वाली कंपनी जो आपको 40 रुपए में बोतल बेच देती है, आपको रत्ती भर का भी आइडिया नहीं होता उस बोतल को बनाने में उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी रही है। तो लगभग लगभग जैसे रफली अगर एस्टिमेट लगाएं कि एक 40 रुपए की कोल्ड ड्रिंक की बोतल में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी आती होगी उन्हें बनाने में, तो लिटरली सिर्फ और सिर्फ 3 से 4 रुपए, 4 से 5 रुपए, और बाकी की जो रेस्ट कॉस्ट होती है वो उनकी मार्केटिंग की रहती है। क्योंकि पूरी की पूरी इंडिया के अंदर एक जनरल ट्रेंड है कि सबसे ज्यादा एडवर्टीजमेंट अगर किसी चीज की होती है तो होती है सॉफ्ट ड्रिंक्स की। तो बेसिकली मार्केटिंग का एक अच्छा खासा सेगमेंट रहता है। जितना बनाने में उन्हें खर्चा लगता है उतना ही खर्चा वो मार्केटिंग के ऊपर खर्चा कर देते हैं, लेकिन फिर भी एक अच्छा खासा प्रॉफिट तो मार्जिन अर्न करते हैं। लेकिन इस बात की जानकारी है काफी कम लोगों को रहती है। उस इंडस्ट्री में तो इम्परफेक्ट नॉलेज होती है बायर को, बट यहां पर तो लगभग लगभग सभी को दाम का अंदाजा रहता है, सभी को, बायर्स को भी और सेलर्स को भी। तो बेसिकली परफेक्ट नॉलेज का मतलब क्या है, जो बायर्स हैं और सेलर्स हैं आर फुल्ली इन्फॉर्म्ड, उन्हें सभी चीजों की जानकारियां हैं कि मार्केट में कब कितना दाम चल रहा है। उन्हें आमतौर पर कोई बेवकूफ नहीं बना सकता। उन्हें पता है कि टमाटर को बनाने में बीज लगते हैं, फसलें लगती हैं, खर्चे लगते हैं, लेकिन लगभग कितने लगते हैं कि कभी भी कोई एक सेलर बोले कि नहीं हम तो 500 रुपए किलो में बेचेंगे टमाटर, तो बायर नहीं खरीदने वाला। उसे भी नॉलेज है मार्केट इनपुट्स की। तो बेसिकली जो बायर्स होते हैं, सेलर्स होते हैं, उन्हें परफेक्ट नॉलेज है अबाउट द इनपुट मार्केट कि रॉ मटेरियल की कॉस्ट कितनी पड़ने वाली है इन प्रोडक्ट के केस में। एज ए रिजल्ट ऑल द फर्म्स हैव अ यूनिफॉर्म कॉस्ट, सभी की एक जैसी कॉस्ट पड़ती है, खर्चा पड़ता है, तो सभी का दाम भी लगभग एक जैसा ही रहता है। यूनिफॉर्म कॉस्ट की वजह से ही सभी फर्म एक जैसा चार्ज करती हैं और एक जैसा ही प्रॉफिट भी वो एज ए रिजल्ट अर्न करती हैं। इंप्लीकेशन क्या पड़ती है कि कोई भी फर्म इस पोजीशन में है ही नहीं, वो चाहती तो है एक डिफरेंट प्राइस चार्ज करना, एक हाइयर प्राइस चार्ज करना, लेकिन कर नहीं पाती। और ऐसे ही एक जो कोई भी बायर ऐसा नहीं होगा जो कि हाइयर प्राइस पे करेगा। क्यों? क्योंकि उसे पूरी पूरी जानकारी है, मार्केट की नॉलेज है। एज अ रिजल्ट अगेन यूनिफॉर्म प्राइस प्रिवेल्स इन अ मार्केट, ये एक ऐसी कॉमन लाइन है जो आप सभी फीचर्स के आखिरी में लिख सकते हो कि एज अ रिजल्ट यूनिफॉर्म प्राइस प्रिवेल्स इन अ मार्केट, एज अ रिजल्ट यूनिफॉर्म प्राइस प्रिवेल्स इन अ मार्केट, कि सेम दाम ही पूरी मार्केट में चलेगा, सेम दाम ही पूरी मार्केट में चलेगा। तो ये लाइन आप हर किसी फीचर में लिख सकते हो क्योंकि ये परफेक्ट कंपटीशन की ही सबसे ज्यादा मेन बात है कि प्राइस कांस्टेंट रहता है। तो किसी भी फीचर के अंदर सबसे आखिरी में लिख सकते हो कि एज अ रिजल्ट यूनिफॉर्म प्राइस प्रिवेल्स इन अ मार्केट। खैर देन इसके बाद में परफेक्ट नॉलेज के बाद में ये 2 पॉइंट हैं, छोटे छोटे से पॉइंट हैं, इनकी कोई इंप्लीकेशन नहीं है, बट फिर भी इन्हें पढ़ जरूर लें। क्या कि आमतौर पर हम एज्यूम करके चलते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं होगी। हालांकि यहां पर मैं बात कर रहा हूं कि हम एज्यूम करके चलते हैं। आमतौर पर ऐसा होता है, कैसे होता है कि भाई जो सब्जी मंडी होती है उसके आसपास के एरिया के अंदर जो सब्जियां होती है कंपेटिवली सस्ती मिलती हैं आपको। बेसिकली क्या इस सेक्टर के अंदर, इस इंडस्ट्री के अंदर होती हैं या नहीं ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट? तो होती तो हैं। जैसे कि सब्जी मंडी के आसपास के इलाकों के अंदर थोड़ी सी सस्ती सब्जियां मिल जाएंगी आप लोगों को, और थोड़े जो दूर दराज के इलाके होंगे, रिमोट एरियाज होंगे, हिली एरियाज होंगे, पहाड़ी क्षेत्र होंगे, तो वहां पर बेसिकली सब्जियां थोड़ी महंगी मिलती हैं। कारण ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, लाने ले जाने का खर्चा, वो भी तो वो रिकवर करेंगे। तो बेसिकली भाई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लग जाने से जो दाम है वो बढ़ जाता है। तो हम यहाँ क्या करते हैं, हम यहाँ एज्यूम कर लेते हैं
क्यों एज्यूम कर लेते हैं? जिससे कि वो जो हमने शुरुआत में रूल बनाया था ना, कौन सा रूल, कि यूनिफॉर्म प्राइस रहना चाहिए, प्राइस एक जैसा रहना चाहिए, तो वो रूल हमारा अभी भी मेंटेन रहे, तो इसलिए हम एज्यूम कर लेते हैं। असल जिंदगी में तो होती है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, हमने एज्यूम कर लिया, किस लिए? जिससे कि इंश्योर करने के लिए कि प्राइस यूनिफॉर्म ही रहे। तो ये क्या किया हमने? ये एज्यूम कर लिया हमने कि देयर आर नो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जीरो है। असल जिंदगी में तो बेशक होती है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। एक प्रोड्यूसर बेच सकता है कहीं भी, अब असल जिंदगी में तो कहीं भी ऐसे कैसे बेच देगा? कहीं भी बेचने के लिए खर्चा लगेगा, और खर्चा लगेगा तो फिर आप ज्यादा दाम चार्ज करोगे। बट यहां पर तो ये एज्यूम कर रहे हैं कि नहीं, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जीरो है, कहीं भी बेच दोगे आप, कोई दिक्कत नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगेगी ही नहीं। क्यों कर रहे हैं ऐसा? जिससे कि यूनिफॉर्म प्राइस प्रिवेल्स इन द मार्केट, ये फीचर अभी भी रहे। तो प्रोड्यूसर कहीं भी बेच सकता है, बायर कहीं से भी खरीद सकता है, एक्स्ट्रा खर्चे नहीं लगेंगे आपके। खैर, ऐसे ही एब्सेंस ऑफ अ सेलिंग कॉस्ट। सेलिंग कॉस्ट का मतलब क्या होता है? सेलिंग कॉस्ट का मतलब बेचने में किए जाने वाले खर्चे, यानी कि आपके एडवर्टीजमेंट। आमतौर पर ये कोई अजम्पशन नहीं है, ये तो काफी हद तक रियलिटी ही है कि इस सेक्टर के अंदर एडवर्टीजमेंट इतनी ज्यादा नहीं होती। जैसे दूसरे सेक्टर्स की बात करें, दूसरे सेक्टर यानी परफेक्ट कंपटीशन नहीं, तो वहां तो एडवर्टीजमेंट होती है। जो कंपनी जितनी ज्यादा एडवर्टीजमेंट करती है, उसके प्रोडक्ट भी आमतौर पर उतने महंगे होते हैं। जो कम एडवर्टीजमेंट करती है, कम ब्रांड रहते हैं, यानी किसी भी प्रोडक्ट को आप खरीदने के लिए जाओगे, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक का आइटम खरीदने के लिए जाओगे, जो ब्रांड्स होते हैं वो ज्यादा प्राइस चार्ज करते हैं। जो ब्रांड नहीं होते, देसी आइटम, देसी ब्रांड, लोकल ब्रांड, वो लगभग सेम क्वालिटी आपको ऑफर कर रहे होंगे, लेकिन उनके दाम काफी ज्यादा कंपेटिवली कम रहते हैं। भाई ब्रांडेड कंपनी भी यही बोल रही है इलेक्ट्रॉनिक में कि हम आपको 5 साल की वारंटी देंगे। 5 साल की वारंटी का मतलब कि प्रोडक्ट अगर खराब हुआ तो आपको रिप्लेस करके देंगे, रिपेयर करके देंगे। लोकल ब्रांड भी सेम बात बोल रहा है कि भाई हम आपको 5 साल की वारंटी देते हैं, अगर प्रोडक्ट खराब हुआ तो हमारी जिम्मेदारी है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन फिर भी प्राइसेस में अंतर रहता है, वही क्वालिटी है, वही 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 सफेदी, वही जाग, लेकिन दाम फिर भी कम। कारण क्या है? एडवर्टीजमेंट। तो कारण क्या है? एडवर्टीजमेंट। कौन? हाँ, ये तो अलग ही सेगमेंट में चले गए हैं ना। ये बेसिकली ये क्या चीजें हैं, ये हमारी इंडिया में तो आए हैं बहुत लेट। हमारी इंडिया में इन्होंने लेट एंट्री की है। ये इन्होंने पहले ही खूब किया एडवर्टीजमेंट। कोई ब्रांड बिना एडवर्टीजमेंट के नहीं बनता, ठीक है। लेकिन कुछ फॉरेन कंपनीज ऐसे चलती हैं कि वो पहले अपने रीजनल एरिया के अंदर खूब ब्रांडिंग करती हैं, खूब एडवर्टीजमेंट करती हैं, अच्छा खासा ब्रांड बनाती हैं, और उसके बाद में फिर अगर कि उन्हें किसी दूसरी छोटी कंट्री, अब इंडिया है तो छोटी, अगर उस मार्केट में फेंक देते हैं ना वो अपना प्रोडक्ट, तो बस नाम ही काफी है, फिर उन्हें एडवर्टीजमेंट करने की जरूरत नहीं है। लोग वैसे ही भीड़ गए, ये वहां उस कंट्री का प्रोडक्ट है ये, तो मतलब फिर ये वाली चीज हो जाती। तो इसलिए मतलब इंडिया के लेवल पर वो नहीं करते मार्केटिंग। खैर, थोड़ा सा तो ये तो नहीं कहेंगे कि बिल्कुल भी अंतर नहीं होता, कि 70 रुपए की चीज और 7,000 की चीज एज द केस में भी कि बिल्कुल ही सेम होगी। थोड़ा तो अंतर होता है, लेकिन हाँ, क्या इतना अंतर होता है कि 70 और 7,000? तो ऑब्वियसली नहीं, इतना तो अंतर नहीं होता। हालांकि अंतर तो होता है, लेकिन इतना नहीं होता। खैर खैर छोड़ो, यहां जाते हैं। तो बेसिकली सेलिंग कॉस्ट का मतलब क्या होता है? एडवर्टीजमेंट ऑफ द प्रोडक्ट, एडवर्टीजमेंट ऑफ द प्रोडक्ट। और यहां इस सेक्टर के अंदर, परफेक्ट कंपटीशन के अंदर नहीं, आमतौर पर कोई सेलिंग कॉस्ट नहीं है। और सेलिंग कॉस्ट क्यों नहीं है? क्योंकि आमतौर पर एडवर्टीजमेंट के अंदर हम सामने वाले बायर को बताते हैं, क्या बताते हैं बताओ? आमतौर पर एडवर्टीजमेंट का पर्पस क्या होता है, क्यों करते हैं हम एडवर्टीजमेंट? कि देखो, नहीं मैं बोलता हूं हमारा प्रोडक्ट अच्छा है, हमारा प्रोडक्ट औरों से अलग है, प्रोडक्ट डिफरेंशिएटेड है, लेकिन यहां पर तो क्या है? प्रोडक्ट होमोजीनियस है। यहां एडवर्टीजमेंट में बताएंगे क्या हम कि कैसे औरों से अलग है? जब होमोजीनियस है। ऊपर से हम बेसिकली ये भी बताते हैं कई बार एडवर्टीजमेंट के अंदर कि हाँ देखो, हमारा प्रोडक्ट ना क्वालिटी वाइज काफी बेहतर है, इनके अंदर जो इनपुट लगे हुए हैं ना वो औरों से बहुत ज्यादा अलग हैं। जैसे एप्पल कहता है कि गोल्ड वायरिंग की हुई है हमने अपने फोन्स के अंदर, तो बेसिकली अपने इनपुट के बारे में भी वो जानकारियां वगैरह बता देते हैं, जिससे कि वो बोल सकें कि भाई हमारा प्रोडक्ट बहुत बढ़िया है, हाईयर प्राइस चार्ज करेंगे हम लोग और आपको देने भी पड़ेंगे। खैर, तो बेसिकली इस कारण से ही एडवर्टीजमेंट की जाती है। लेकिन परफेक्ट कंपटीशन के अंदर जहां बायर सेलर को ऑलरेडी पूरी परफेक्ट नॉलेज है, उसे सारी की सारी चीजों की जानकारी है, यहां पर कोई टेक्निकलिटीज बहुत कम रहती हैं, तो बिकॉज ऑफ अ परफेक्ट नॉलेज होती ही नहीं यहां पर कोई एडवर्टीजमेंट, होती ही नहीं कोई सेलिंग कॉस्ट। तो देखो, इन दोनों पॉइंट के अंदर एक मेजर अंतर, ये एक अजम्पशन है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होती है असल जिंदगी में, लेकिन हमने एज्यूम कर लिया कि नहीं है। लेकिन सेलिंग कॉस्ट ये कोई अजम्पशन नहीं है, सेलिंग कॉस्ट होती ही नहीं है, आमतौर पर एडवर्टीजमेंट की नीड नहीं होती। और कारण क्या है? कि सभी के सभी प्रोडक्ट होमोजीनियस ही तो हैं, एक जैसे ही तो हैं, तो आप एडवर्टीजमेंट में बोलोगे क्या कि हमारा प्रोडक्ट खरीद लो, औरों से अलग है? नहीं है औरों से अलग, सबके एक जैसे हैं। खैर, तो इसी के साथ में फीचर्स की बात खत्म, और उसके बाद में बस दो टॉपिक और हैं।
इसके साथ चैप्टर खत्म। ये दो टॉपिक हो रहे हैं, इसी के साथ में चैप्टर खत्म। क्या है जरा सुन लेते हैं। तो बेसिकली ये डायग्राम को जरा अच्छे से समझ लेते हैं, जहां ये डायग्राम के अंदर ये जो ये वाला सेगमेंट है ये आपका मार्केट का है, मार्केट मार्केट, और ये जो ये पर्टिकुलर सेगमेंट है ये है आपका ये एक इंडिविजुअल सेलर का, एक इंडिविजुअल सेलर का। अब मार्केट के अंदर क्या होता है, मार्केट के अंदर डिमांड और सप्लाई के द्वारा प्राइस तय किया जाता है, यानी कि ये रहा हमारा डिमांड कर्व, ये रहा हमारा सप्लाई कर्व, जहां ये दोनों कट करेंगे वो होगा मेरा इक्विलिब्रियम पॉइंट, ये हो जाएगा मेरा मोडाल प्राइस। ये किसने तय किया दाम, मार्केट ने तय किया, और अब मार्केट ने जो दाम तय किया है वही हर सेलर को लेना पड़ेगा। वो हम अभी तक डिस्कस कर ही रहे थे कि मार्केट के द्वारा जो भी दाम तय होता है वही हर एक पर्टिकुलर सेलर को, बायर को लेना पड़ेगा, हैज टू एक्सेप्ट। सही भैया, हैज टू एक्सेप्ट। तो बेसिकली जब एक इंडिविजुअल सेलर की बात आएगी तो बेसिकली उसे यही सेम प्राइस रखना पड़ेगा, वो प्राइस को अप एंड डाउन नहीं करेगा। तो ये जो प्राइस लाइन होगी ये बिल्कुल इस तरीके से पैरेलल टू द एक्स एक्सिस जाएगी, हॉरिजॉन्टल लाइन जाएगी। ये किस चीज की लाइन है, ये इवन AR एवरेज रेवेन्यू की लाइन है, ये MR मार्जिनल रेवेन्यू की लाइन है, और इवन प्राइस लाइन है। ठीक है जी, प्राइस बिल्कुल सेम टू सेम ही रहेगा आपका। इसी चीज को हम बोलते क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है आपका, अक्सर कई बार MCQ के अंदर या कई बार 3 नंबर के अंदर एक्सप्लेन करने के लिए भी आ जाता है कि फर्म प्राइस टेकर है या प्राइस मेकर है। बेसिकली ये दो वर्ड होते हैं इस दुनिया के अंदर, ध्यान रखिएगा। एक होता है प्राइस मेकर और एक होता है प्राइस टेकर। हाँ भैया, दोनों के अंदर क्या अंतर लगता है, सुनकर क्या लग रहा है, प्राइस मेकर प्राइस टेकर। प्राइस मेकर मतलब अगर मैं इतना पावरफुल हूं, मैं खुद तय करूंगा दाम, और एक इंडिविजुअल सेलर की बात चल रही है। जैसे ऑब्वियसली परफेक्ट कंपटीशन में नहीं है, जो मोनोपोली फॉर्म ऑफ मार्केट जो हमारे सिलेबस से आउट हो गई है। मोनोपोली का मतलब होता है कि मैं अकेला सेलर हूं, मैं मार्केट को कंट्रोल करता हूं और मैं बनूंगा प्राइस मेकर। तो मोनोपोली फॉर्म ऑफ मार्केट के अंदर हम ये वर्ड यूज करते हैं कि मैं अकेला हूं सेलर, तो मैं ही दाम तय करूंगा, मैं प्राइस मेकर हूं। लेकिन यहां पर तो परफेक्ट कंपटीशन फॉर्म ऑफ मार्केट चल रही है, तो बेसिकली एक इंडिविजुअल सेलर क्या प्राइस बनाता है, नहीं। जो बना बनाया दाम होता है, जो मार्केट तय करती है, वो प्राइस उसको टेक करता है, ले लेता है, और बस बात वहीं खत्म हो जाती है। तो ऑब्वियसली हमारी पढ़ाई के अंदर क्योंकि मोनोपोली नहीं है, तो प्राइस मेकर की बात तो करने की जरूरत है ही नहीं। हम तो सिर्फ बात करते हैं प्राइस टेकर की। और क्या ये बोलना शुरू कर दें कि हाँ ठीक है समझ गए हम, ये प्राइस टेकर है और ये प्राइस मेकर है? नहीं, इसको प्राइस मेकर नहीं बोलते हैं आमतौर पर, क्योंकि ये जो ये दो वर्ड है ना, प्राइस टेकर और प्राइस मेकर, ये एक इंडिविजुअल सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बोले गए हैं, ये दोनों के दोनों शब्द। तो इसलिए सर प्राइस टेकर इसको बोलना है आपको, एक इंडिविजुअल सेलर को, कि इसे प्राइस टेक करना पड़ता है, लेना पड़ता है जो भी मार्केट के द्वारा तय होता है। तो प्राइस टेकर का मतलब क्या है, तो एक इंडिविजुअल फर्म हैज नो ऑप्शन, उसके पास कोई ऑप्शन है ही नहीं, जो मार्केट में दाम तय हुआ है उसे वही लेना पड़ेगा। तो एन इंडिविजुअल फर्म हैज नो ऑप्शन बट टू सेल एट अ प्राइस डिटरमाइंड बाय द इंडस्ट्री। जो भी इंडस्ट्री मार्केट के द्वारा दाम तय हुआ है, जैसे कि ओपी दाम तय हुआ है, तो वही सेम ओपी दाम उसे लेना पड़ेगा ही पड़ेगा। अंडर परफेक्ट कंपटीशन एन इंडिविजुअल फर्म कैन नॉट इन्फ्लुएंस द प्राइस ऑन इट्स ओन शेयर, यानी अपने शेयर के हिसाब से वो नहीं कर सकता, क्योंकि टोटल मार्केट सप्लाई में वो नेग्लिजिबल है। नेग्लिजिबल मतलब नेग्लिजिबल है, हाँ बहुत छोटा, मामूली, यानी वही इनसिग्निफिकेंट जो पीछे वर्ड आया था उसी का सिनोनियम है नेग्लिजिबल। खैर, देयरफॉर ए फर्म प्लेज नो रोल, भाई कोई रोल ही नहीं है ना इसका, तो प्राइस डिटर्मिनेशन के अंदर आप हो या ना हो, आपकी मौजूदगी कोई मैटर नहीं करती है ना। करो वक्त के साथ ऐसा काम कि मौजूदगी बहुत मैटर करे और गैर मौजूदगी से दुख हो। फॉर्म कैन अफेक्ट नाइदर द सप्लाई, ना वो सप्लाई को ना डिमांड को इन्फ्लुएंस ही नहीं कर सकते। तो बेसिकली एक फॉर्म बेसिकली प्राइस टेकर बन के रह जाती है, और इवन इंडस्ट्री को एक तरीके से प्राइस मेकर पुकार सकते हैं हम लोग। तो ये हो गया हमारा एक पर्टिकुलर एडिशनल टॉपिक, फॉर्म इज ए प्राइस टेकर, और ये कोई फीचर नहीं है, ये अलग से एक एडिशनल टॉपिक बन जाता है। एंड देन उसके बाद में इसके बाद में ये जो हमारी प्राइस लाइन इस तरीके से पैरेलल टू द एक्स एक्सिस थी। अगला टॉपिक आपका आता है डिमांड कर्व अंडर परफेक्ट कंपटीशन। तो डिमांड कर्व भी बिल्कुल इसी तरीके से पैरेलल टू द एक्स एक्सिस ही रहता है, क्योंकि प्राइस आपका बदलेगा नहीं, और प्राइस आपका बदल नहीं रहा, डिमांड आपकी बदल सकती है। फॉर एग्जांपल ए होगी, बाद में बी होगी, मे भी हो सकता है बाद में सी हो जाए। और कभी भी अगर प्राइस चेंज नहीं होता, क्वांटिटी अगर आपकी वेरी करती रहे, तो ऐसे में आपकी ईडी यानी कि इलास्टिसिटी इनफाइनाइट होती है, इनफाइनाइट। अगर प्राइस चेंज नहीं हो रहा लेकिन क्वांटिटी आपकी वेरी हो रही है, क्वांटिटी आपकी बदल रही है, तो आपकी इलास्टिसिटी इनफाइनाइट होती है, जिसको कि परफेक्ट इलास्टिक कहते हैं। एमसीक्यू क्वेश्चन के अंदर इवन आपसे पूछा जा सकता है कि परफेक्ट कंपटीशन फॉर्म ऑफ मार्केट के अंदर इलास्टिसिटी कैसी होती है, यूनिटरी इलास्टिक, लेस इलास्टिक, हाई इलास्टिक, परफेक्ट इलास्टिक। तो परफेक्ट इलास्टिक, इनफाइनाइट, परफेक्ट इलास्टिक। ठीक है जी। खैर,
तो इन केस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ बायर्स हैं, सेलर्स हैं, सेलिंग कर रहे हैं क्या, होमोजीनियस प्रोडक्ट एट ए फिक्स्ड प्राइस। तो बेसिकली देयरफॉर हर एक जो फर्म होगी वो प्राइस पे करो। अब देखो यही कुल मिला के आपको कीवर्ड यूज करने हैं। कीवर्ड भैया, कीवर्ड नाम की चीज होती है एक। हाँ भैया, कीवर्ड नाम की चीज होती है। चैप्टर आएगा तो ये सारी की सारी चीजें चेपनी जरूर हैं कि वेरी लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर हैं, होमोजीनियस प्रोडक्ट हैं, प्राइस आपका फिक्स्ड है, फर्म होगी प्राइस टेकर, और आखिरी में लिख दो मेन बात कि आपका जो डिमांड कर्व है वो आपका पैरेलल टू द एक्स एक्सिस रहेगा। यानी ओपी प्राइस जो कि एक फिक्स्ड प्राइस है, तो सेलर ओए भी बेच सकता है, ओबी भी बेच सकता है, ओसी क्वांटिटी भी सेल कर सकता है, एनी अदर क्वांटिटी भी सेल कर सकता है। हाउएवर फर्म इज नॉट पोजीशन टू चेंज द प्राइस, प्राइस में बदलाव नहीं होगा। और प्राइस में बदलाव नहीं होता, क्वांटिटी बदलती रहती है, तो इलास्टिसिटी हमेशा परफेक्टली इलास्टिक ही होती है। तो बस इसी के साथ चैप्टर खत्म।